हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसी चल रही है पढ़ाई। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं जेईई एडवांस 2016 पेपर 1 का सेक्शन 2, जिसमें कि मल्टीपल करेक्ट टाइप क्वेश्चन है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि जो भी इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल पे क्लास 9th 10th 11th एंड 12th के जेईई के कंटेंट पढ़ाए जाते हैं। अगर 8th के बच्चे भी पढ़ना चाहते हैं तो वो 9th 10th वाले कंटेंट पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे मेनली जैसे ही तुम होम पेज पे आओगे तुम्हें दिखेगा, नीचे जाने के बाद अपलोड्स, यहाँ पे जो भी नए वीडियोस अपलोड्स होते हैं वो यहाँ पे दिखेंगे तुम्हें। उसके बाद तुम जैसे ही और नीचे जाओगे तुम्हें दिखेगा रिवीजन सीरीज फॉर जेईई मेन एंड एडवांस। तो जो लोग भी जेईई मेन या फिर जेईई एडवांस की तैयारी करते हैं वो यहाँ पे आ सकते हैं और आराम से रिवाइज कर सकते हैं। जेईई एडवांस और आईआईटी जेईई प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व किए हुए यहाँ पे 2011 एंड उसके बाद सारे के सारे पेपर सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। उससे पहले वाले भी सॉल्व करेंगे, पहले 2020 तक तो कर लेने दो। उसके बाद तुम अगर जेईई मेंस की तैयारी कर रहे हो तो तुम रिवीजन सीरीज फॉर जेईई मेंस देख सकते हो, जहाँ पे मैंने ऑलरेडी हर एक वीडियो में एक क्वेश्चन सॉल्व करा है और हर क्वेश्चन में जो भी कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है वो कॉन्सेप्ट पहले डिस्कस किया है, उसके बाद उस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व करा है। और यहाँ पे फिर से जेईई मेन प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन तुम्हें दिखेगा, सारे के सारे प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन यहाँ पे हैं। एंड तुम और नीचे जाओगे तो तुम्हें फाउंडेशन बिल्डर कोर्स फॉर आईआईटी जेईई दिखेगा, क्लास 8th 9th 10th। हो सकता है 8th के बच्चों के लिए थोड़ा सा टफ हो जाए, लेकिन 9th 10th वाले आराम से फॉलो कर सकते हैं। इसमें चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट बनाया हुआ है। अगर तुम्हें सारे चैप्टर्स देखने हैं, कौन कौन से चैप्टर कवर हो रहे हैं, तो तुम पहला वाला वीडियो देख सकते हो। उसमें तुम्हें पता चलेगा कि जो भी चैप्टर जेईई एडवांस में ऑलरेडी हैं वो सारे के सारे चैप्टर्स हम लोग पढ़ेंगे, अलॉन्ग विथ जो 9th एंड 10th में भी है, और बोर्ड्स में भी फ़ायदा होगा इन वीडियोस से तुम्हें। एंड साथ ही साथ तुम्हारा बेस बन जाएगा ताकि तुम जेईई एडवांस की तैयारी फ्यूचर में कर सकते हो। ओके, तो चलो यार स्टार्ट करते हैं फिर। जेईई एडवांस 2016 पेपर 1, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन वेक्टर्स एंड 3D से है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। बोला गया है कंसीडर ए पिरामिड OPQRS, एक पिरामिड है। ओके, लोकेटेड इन द फर्स्ट ऑक्टेंट, मतलब बेसिकली इन्होंने बोला कि ऑक्टेंट इस तरीके से होता है, तो पहला जो ऑक्टेंट होगा उसमें ही लोकेटेड है, मतलब हर चीज़ एक्स वाई जेड सब की वैल्यू पॉजिटिव है। तो बेसिकली उन्होंने ब्रैकेट में दे भी दिया ही कि एक्स भी पॉजिटिव है, वाई भी पॉजिटिव है, जेड भी पॉजिटिव है। ओके, अब उन्होंने बोला विथ ओ एज दी ओरिजिन, तो बेसिकली ओ वाला जो पॉइंट है ना वो ओरिजिन है। ओके, एंड OP एंड OR along the x एक्सिस एंड y एक्सिस। तो बेसिकली O अगर यहाँ पे है तो P कहीं इधर होगा एंड OR कहीं इधर होगा, ठीक है। OP along the x एक्सिस, OR along the y एक्सिस, ठीक है, रेस्पेक्टिवली। द बेस OPQR बेस ऑफ द पिरामिड इज ए स्क्वायर। तो बेसिकली ये जो है एक स्क्वायर है, स्क्वायर बेस पे पिरामिड बना हुआ है। ओके, विथ OP इज इक्वल टू 3। अब OP इज इक्वल टू 3 जैसे ही दे दिया तो x कोऑर्डिनेट दे दिया P का, एंड सिंस x एक्सिस पे लाई कर रहा है तो y कोऑर्डिनेट भी 0, z कोऑर्डिनेट भी 0। सिमिलरली सिंस OP स्क्वायर का एक साइड है तो r का भी कोऑर्डिनेट पता चल गया मुझे, x कोऑर्डिनेट 0, y कोऑर्डिनेट 3, y कोऑर्डिनेट 0। सिमिलरली q का पॉइंट का पता चल गया, q इज़ x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 3, y की वैल्यू 0, z की वैल्यू 0। ओके, एंड O तो पता ही है 0,0,0। ठीक है, इतना इन्फॉर्मेशन से हमें ये सब पता चल रहा है। अभी देखो भाई, द पॉइंट S इज डायरेक्टली अबव द मिड पॉइंट T ऑफ द डायगनल OQ। तो बेसिकली हमारे पास एक डायगनल आएगा विच इज OQ, इसका हम लोग मिड पॉइंट लेंगे तो वो एग्जैक्टली T कहलाएगा। T के जस्ट ऊपर एक पॉइंट है विच इज S। तो अगर तुम 3D में डायग्राम देखना चाहते हो तो कुछ इस तरीके से डायग्राम बनेगा कि भैया हमारे पास एक स्क्वायर बेस है एंड यहाँ कोई S पॉइंट है, वहाँ से ये पॉइंट गया, वहाँ से ऐसे ऐसे एंड ऐसे, ठीक है, इस टाइप का सिचुएशन है। तो बेसिकली यहाँ पे तुम ऐसे बोल सकते हो कि भाई ये OPRQ इस तरीके से है, इनका जो मिड पॉइंट है वो एग्जैक्टली T है एंड T के जस्ट अबव एक पॉइंट है विच इज S। तो अगर तुम 3D में देखना चाहो तो तुम्हें थोड़ा डिफिकल्टी होगा, है ना। 3D में देखना चाहोगे तो ऑब्वियसली बात है थोड़ा सा डिफिकल्टी होगा, लेकिन मैंने ऑलरेडी बना दिया। सिंस यू नो द कोऑर्डिनेट ऑफ O
विच इज़ 0,0,0, पी का कोऑर्डिनेट 3,0,0, क्यू का कोऑर्डिनेट 3,3,0 एंड आर का कोऑर्डिनेट 0,3,0। तो बताओ भाई टी का कोऑर्डिनेट क्या होगा, टी का कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो यू कैन से कि टी तो मिड पॉइंट है किसका, ओ एंड क्यू का। अगर ओ एंड क्यू का मिड पॉइंट है टी, तो वी कैन ईजिली फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू, टी। तो टी का जो कोऑर्डिनेट होगा 0+3/2, 0+3/2, 0+0/2। टी का कोऑर्डिनेट ये आ गया। अच्छा एस का कोऑर्डिनेट कैसे पता चलेगा, थोड़ा सा ध्यान से सोचना। अब इन्होंने एक और चीज़ बोला है कि भैया लेट द पॉइंट एस इज डायरेक्टली अबव द मिड पॉइंट टी ऑफ द डायगोनल ओ क्यू सच दैट टी एस इज इक्वल टू 3। टी एस मतलब ये जो परपेंडिकुलर लेंथ है ये भी 3 है। मतलब बेसिकली इन्होंने बोला है कि तुम्हें जेड एक्सिस की तरफ मूव करना है टी पॉइंट से बाहर की तरफ, एंड तुम्हारे तरफ ही मूव हो रहा है ये स्क्रीन से, एंड वो कितना यूनिट ऊपर गया, 3 यूनिट। तो बताओ मुझे टी का कोऑर्डिनेट अगर पता है, टी का कोऑर्डिनेट पता है मुझे, तो एस का कोऑर्डिनेट मैं लिखना चाहूँगा। तो एस के कोऑर्डिनेट में क्या एक्स कोऑर्डिनेट चेंज हुआ, तुम बोलोगे नहीं एक्स कोऑर्डिनेट पे तो हमने मूव किया था 3/2 ही रह गया। क्यों, क्योंकि टी का कोऑर्डिनेट अभी थोड़ी देर पहले निकाला 3/2। उसी तरीके से वाई कोऑर्डिनेट भी चेंज नहीं हुआ, लेकिन जेड कोऑर्डिनेट चेंज हुआ, एंड जेड कोऑर्डिनेट कितना चेंज हुआ, 3 यूनिट से। तो एस का भी पॉइंट पता चल गया। तो इससे मुझे क्या हुआ, ये जो भी इन्फॉर्मेशन गिवन थे इससे सारे के सारे पॉइंट्स पता चल गए 3D में। ओके, अब उन्होंने कुछ कुछ क्वेश्चंस दिए हैं हमें, सारे क्वेश्चंस को अलग अलग सॉल्व करने। तो ये एक तरीके से कॉम्प्रीहेंशन टाइप क्वेश्चन है, जिसमें कि एक क्वेश्चन है या फिर एक कॉम्प्रीहेंशन है, उस पे बेस 4 क्वेश्चन गिवन है। तुम्हें चारों क्वेश्चन को सॉल्व करना है, जो सही है उसको टिक कर देना है, जो गलत है उसको रॉन्ग कर देना है। ठीक है, तो देखते हैं भाई एक एक करके सॉल्व करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, एक बार जो भी डेटा हमारे पास आया हुआ है उस डेटा को लिख लेता हूँ। ऐसे देखना, मेरे पास वी नो ओ पॉइंट विच इज़ 0,0,0, we know P point which is 3,0,0, we know Q point which is 3,3,0, we know R point which is 0,3,0, and we know S point which is 3/2, 3/2, 3, and we also know the T point which is 3/2, 3/2, 0। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स हैं जो कि मुझे पता है। अब चलो ऑप्शन नंबर ए पे मूव करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज सेइंग द एक्यूट एंगल बिटवीन ओ क्यू एंड ओ एस, ओ क्यू एंड ओ एस। तो बेसिकली ओ क्यू वैक्टर एंड ओ एस वैक्टर के बीच में जो एक्यूट एंगल है वो हमें बताना है, ओ क्यू वैक्टर एंड ओ एस वैक्टर। ओके, कंफर्म हो गया। मैं ओ क्यू वैक्टर में लिखना चाहूँगा, तो क्यू एंड ओ पॉइंट मुझे पता है, तो आई कैन से ओ क्यू वैक्टर विल बी 3i कैप प्लस 3j कैप प्लस 0k कैप। ओके, ओ एस वैक्टर क्या आ जाएगा भैया, ओ एस वैक्टर, ओ इधर है एस इधर है, तो 3/2 i कैप प्लस 3/2 j कैप प्लस 3k कैप। तो अगर मैं ओ क्यू डॉट ओ एस निकालूँ तो कितना आ रहा है देखना, 3 × 3/2 डेट इज़ 9/2 प्लस 3 × 3/2 डेट इज़ 9/2, एंड 0 × 3 0 हो गया, तो ये 9/4 आ गया, सॉरी 9 आ गया। 9/2 प्लस 9/2 इज़ 9। ओके, तो ओ क्यू इंटू ओ एस आ गया। अब मुझे एंगल चाहिए सिंस, तो मैं बोलूँगा कॉस थीटा, जो भी थीटा एक एंगल है, विल बी इक्वल टू ओ क्यू डॉट ओ एस डिवाइडेड बाय मॉड ओ क्यू मॉड ओ एस। ठीक है, ओ क्यू डॉट ओ एस मुझे पता है 9 है, मॉड ओ क्यू कितना होगा, मॉड ओ क्यू, इसका मॉडुलस निकालना है, तो रूट के अंदर 9 + 9 इंटू रूट के अंदर इधर आ जाएगा 9/4 प्लस 9/4 प्लस 9। ठीक है, तो ये अल्टीमेटली आंसर होगा, देखते हैं कितना आ रहा है। तो दिस इज़ 9 डिवाइड बाय 2√9 विच इज़ सॉरी मतलब बेसिकली 3√2 इंटू, अब 9/4 प्लस 9/4 इज़ 9/2 प्लस 9, तो ये बेसिकली 18/2 है, तो 9/2 प्लस 18/2 27/2, 27 का रूट बाय 2 का रूट, तो ये अल्टीमेटली आई कैन से √2 कट गया, एंड ये आ गया 3√3, तो 9 डिवाइड बाय 3 इंटू 3√3, दिस इज़ 1/√3।
तो कॉस थीटा की जो वैल्यू आई कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/√3। अच्छा कॉस थीटा अगर 1/√3 तो थीटा कितना, तो हम लोग बोलेंगे ऑब्वियस सी बात है थीटा कुछ भी होगा विच इज कॉस इनवर्स 1/√3, लेकिन ये कभी π/3 तो नहीं होगा, ये कभी π/3 तो नहीं होगा। इसका मतलब ये रॉन्ग हो गया, ऑप्शन नंबर ये हमने सॉल्व किया रॉन्ग आ गया। देखो ये क्वेश्चन कितना लेंदी क्वेश्चन पूछा था इन्होंने। बेसिकली एक क्वेश्चन तुमने सॉल्व कर लिया, उसके बाद हम लोग दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करने वाले। अब वो क्वेश्चन क्या है देखो, द इक्वेशन ऑफ द प्लेन कंटेनिंग द ट्राइंगल OQS। तो बेसिकली जब उन्होंने OQS दिया तो उन्होंने क्या बोल दिया कि एक प्लेन है जिस पे 3 पॉइंट है, एक प्लेन है जिस पे 3 पॉइंट है O Q एंड S। तो उसका इक्वेशन कैसे निकालोगे, तो तुम बोलोगे भैया पहले नॉर्मल वेक्टर निकालेंगे, उसके बाद पॉइंट तो मुझे पता ही है, अगर नॉर्मल वेक्टर आ गया तो पॉइंट बाद में पता है तो मैं इक्वेशन निकाल सकता हूँ। ओके, तो नॉर्मल वेक्टर के लिए मैंने क्या बोला, O ही से लेते हैं, OS OQ। तो मैं क्या बोलूँगा, नॉर्मल वेक्टर जो आएगा, नॉर्मल वेक्टर वो आएगा OQ क्रॉस OS वेक्टर, ठीक है। दिस इज सेम एज I कैप J कैप K कैप। O लेने से फ़ायदा क्या है, O को कॉमन पॉइंट, क्योंकि O 0 0 0 है तो OQ Q 3 3 0 हो जाएगा। एंड S का कोऑर्डिनेट मुझे पता है ना, हाँ 3/2 3/2 3 हो जाएगा। तो आई कैन सी यहाँ पे I कैप आया 9 आया, माइनस J कैप आया तो ये और ये गया 9 आया यहाँ से भी, ओके। प्लस K कैप आया एंड K कैप में क्या आया देखते हैं, 3 × 3 9/2 माइनस 9/2, ओके। सो दिस इज बेसिकली 9 I कैप माइनस 9 J कैप। तो हमारे पास जो नॉर्मल वेक्टर आए यूनिट वेक्टर के फॉर्म में अगर ले तो I कैप माइनस J कैप आया। सो वी कैन से दैट द प्लेन का इक्वेशन जो होगा x माइनस वाई इज इक्वल टू सम लैम्डा होगा। एंड सिंस दिस इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन दैट इज O इज लाइंग ऑन दिस प्लेन, तो वही सेटिस्फाई करेंगे। वी कैन सी लैम्डा इज इक्वल टू 0, हेंस इक्वेशन विल बी x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ द प्लेन, एंड ये ऑप्शन सही हो गया, नाइस। देन ऑप्शन नंबर सी भैया, द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट P टू द प्लेन कंटेनिंग द ट्राइंगल OQS। चलो इस बार थोड़ा सा कैलकुलेशन उन्होंने कम कराया, उन्होंने बोल दिया कि भैया OQS जो ऊपर आगे तुमने प्लेन निकाला था वो प्लेन अगर तुमने निकाल लिया और वो एग्जैक्टली मैच कर गया तो ठीक है, नहीं निकाला तो वो जो इक्वेशन आया था तुम्हारा उसका यूज़ करो। अब ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि एक पॉइंट है P और P का कोऑर्डिनेट वी नो 3, 0, 0। उस पॉइंट से एक प्लेन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है, वो तो डायरेक्टली फार्मूला आता है, वैल्यू डालो उधर 3 माइनस 0 डिवाइड बाई √2, कितना आ रहा है 3/√2। ऑप्शन नंबर सी भी हमारा सही हो गया, सही है। ऑप्शन नंबर डी बोला गया द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम O टू द स्ट्रेट लाइन कंटेनिंग RS इज दिस। अब बेसिकली उन्होंने बोला है कि हमारे पास एक लाइन है विच इज़ कंटेनिंग R एंड S, ओके। सो एक स्ट्रेट लाइन बनाओ भाई पहले, एंड उस स्ट्रेट लाइन का डिस्टेंस निकालो O से परपेंडिकुलर वाला। तो बेसिकली ये क्वेश्चन फिर से हमें मेहनत करवाएगा। वी विल हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ RS। अब RS का इक्वेशन, एक लाइन का इक्वेशन 3D में निकालने के लिए हमें उसका डायरेक्शन वेक्टर निकालना होता है, तो RS वेक्टर निकालना पड़ेगा। RS वेक्टर निकालना बहुत आसान है, S माइनस R। तो आई कैन से यहाँ से मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ, आगे चलते हैं। RS वेक्टर मैं निकालूंगा, RS वेक्टर इज S पॉइंट का पोजीशन वेक्टर इज 3/2 माइनस R पॉइंट का पोजीशन वेक्टर इज 0, 3/2 माइनस 0 I कैप प्लस फिर से 3/2 माइनस 3 J कैप प्लस 3 माइनस 0 K कैप। तो ये RS वेक्टर जो आएगा तुम्हारा भैया वो आएगा 3/2 I कैप, एंड दिस इज माइनस, है ना, माइनस ये ना, माइनस 3/2 J कैप, 3 दूना 6, 6 में से 3 गया 3, ठीक है, प्लस 3 K कैप। तो बेसिकली RS वेक्टर आ गया, पोजीशन वेक्टर आ गया। सो देखो इसको 2 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, तो RS वेक्टर जैसे बेसिकली डायरेक्शन वेक्टर जो आया, डायरेक्शन वेक्टर मैं 2 से मल्टीप्लाई करके लिख देता हूँ, तो 3 I कैप माइनस 3 J कैप
प्लस 6 के कैप आ गया। ठीक है, तो आई कैन से दैट द इक्वेशन ऑफ द प्लेन विल बी x माइनस एक्स नॉट, सिंस r और s दोनों उसी लाइन पे है तो x माइनस एक्स नॉट, r पॉइंट वाले को लेते हैं ना, 0 3 0 है r इज़ 0 3 0, तो x माइनस एक्स नॉट डिवाइडेड बाई a इज इक्वल टू y माइनस वाई नॉट डिवाइडेड बाई b इज इक्वल टू z माइनस जेड नॉट डिवाइडेड बाई c। ये आ जाएगा लाइन का इक्वेशन। अब बताओ भाई, लाइन का इक्वेशन आ गया एंड तुम्हारे पास p पॉइंट है, p पॉइंट से डिस्टेंस निकालना है ना, नो o पॉइंट से डिस्टेंस निकालना है, o इज़ ओरिजिन। बहुत सिंपल, फिर तो o पॉइंट 0,0,0 है एंड एक लाइन है, उस लाइन का डायरेक्शन वेक्टर तुम्हें पता है, तो तुम्हें अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है तो इसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। एक तरीका तो ये हो सकता है, इस लाइन पे जनरल पॉइंट लो विच इज़ 3 लैम्डा। देखो इसको भी कैंसिल कर सकते हैं यार, इसको भी यहाँ पे 1 कर दिया, यहाँ पे -1 कर दिया एंड यहाँ पे 2 कर दिया। ठीक है, तो डायरेक्टली आई कैन से लैम्डा माइनस लैम्डा प्लस 3 कॉमा 2 लैम्डा। ठीक है, क्योंकि इसको हमने लैम्डा माना ना, तो एक्स वाई जेड आ गया। तो आई कैन से ओ क्यू दैट इज़, अब ओ एंड ये सपोज कुछ भी एम पॉइंट है, तो ओ एम इज़ परपेंडिकुलर टू आर एस, जो भी इसका डायरेक्शन वेक्टर है, तो डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, डॉट प्रोडक्ट 0 लैम्डा इंटू 1 लैम्डा एंड इधर से आ गया प्लस लैम्डा माइनस 3 प्लस 4 लैम्डा इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से 4 5 6 लैम्डा इज इक्वल टू 3 और लैम्डा इज इक्वल टू 1/2। जब लैम्डा इज इक्वल टू 1/2 है, सो वी हैव गॉट द पॉइंट, दिस इज 1/2 कॉमा 3 माइनस 1/2, ठीक है, कॉमा 1, ठीक है, 5/2 1/2 1। अब ये डिस्टेंस निकालना तो बहुत आसान है, √1/4 प्लस 5/4 प्लस 1, तो 4/4 आई कैन से, तो 5 4 9 1 10, √10/4 दिस इज इक्वल टू √5/2, तो √5/2 आंसर दिया है क्या? यस, √15/2 दिया है, सो आई डोंट थिंक दिस इज रॉन्ग। ठीक है, ओके, सो तुम्हें दिख गया एक क्वेश्चन कितना लेंदी था, तो लेंदी क्वेश्चन था, तो बहुत सारे बच्चों ने इसको स्किप किया होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। जैसे ही वो लेंदी क्वेश्चन था, तो ये थोड़ा इजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो वहाँ का टाइम यहाँ पे यूटिलाइज कर सकते हैं हम लोग। आई कैन सी कि देयर इज़ अ फंक्शन एफ डिफाइंड इन 0 to infinity टू ऑल रियल वैल्यू एंड दिस इज़ अ डिफरेंशिएबल फंक्शन। ठीक है, डिफरेंशिएबल फंक्शन है, दिस मीन्स उन्होंने एक टेंशन खत्म कर दिया कि तुम्हें डिफरेंशिएट हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो सब फर्क नहीं, तुम डायरेक्टली डिफरेंशिएट करो, इंटीग्रेट करो, जो करना है करो, सच डैट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू दिस। तो ये जैसे इक्वेशन दिखा, उन्होंने डिफरेंशियल इक्वेशन को अलग तरीके से लिख के दिया है। एफ डैश एक्स को आई कैन से dy/dx इज इक्वल टू 2 माइनस y/x। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत ही सिंपल है, या तो एग्जैक्ट बना के सॉल्व कर लो या तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बना के सॉल्व कर लो। मैंने ये बात बताया भी था कि मोस्ट ऑफ द टाइम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आता है, माइनस को इधर ले आया y/x इज इक्वल टू 2, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर विल बी e टू द पावर इंटीग्रेशन 1/x dx विच इज़ e टू द पावर ln x विच इज़ x। ठीक है, तो अल्टीमेटली रिजल्ट आएगा y इंटू एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स का इंटीग्रेशन dx विच इज x²/2, तो x², तो बेसिकली प्लस कुछ कांस्टेंट, तो y इज इक्वल टू x प्लस c/x। ठीक है, ये आ गया। नाउ दे आर गिविंग फॉर ऑल x 0 to infinity एंड उन्होंने एक कंडीशन दिया है। इन जनरल जो भी कंडीशन दिए होते हैं वहाँ से c फाइंड आउट करते हैं हम लोग। अब यहाँ पे नॉट इक्वल टू में कंडीशन दिया है, बेसिकली मतलब उन्होंने c फाइंड आउट करने के लिए तो नहीं दिया, लेकिन उन्होंने बता दिया कि c क्या नहीं हो सकता है। लाइक x की वैल्यू जो 1 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 1 आनी चाहिए, 1 नहीं आनी चाहिए बेसिकली। तो x की वैल्यू 1 पुट किया तो 1 प्लस c इज इक्वल टू 1 आएगा, तो उस टाइम पे c 0 हो जाएगा। लेकिन उन्होंने क्या बोल दिया कि दिस इज़ नॉट इक्वल टू दिस, मतलब f of 1 इज़ नॉट इक्वल टू 1, f of 1 तो 1 प्लस c आया एंड दिस इज़ नॉट इक्वल टू 1, दिस मीन्स c इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो बेसिकली उन्होंने बस इतना बताने का कोशिश किया कि तुम्हारा जो ये कांस्टेंट आया ना, ये कांस्टेंट कुछ ना कुछ एक नंबर है
एंड दैट इज़ नॉट जीरो। ठीक है, तो भैया अगर इतना पता चल गया तो आई नो एफ एक्स कितना है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस सी बाई एक्स है। ओके, तो अब एक एक करके क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। पहला ऑप्शन है लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो एफ डैश ऑफ वन अपॉन एक्स, एफ डैश ऑफ वन अपॉन एक्स, तो उससे पहले तो हमें एफ ऑफ वन अपॉन एक्स निकालना पड़ेगा। एफ ऑफ वन अपॉन एक्स का मतलब एक्स के जगह वन अपॉन एक्स पुट कर दो। अब डिफ्रेंशिएट करो, एफ डैश वन अपॉन एक्स निकालोगे तो ये आएगा माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस सी। अब लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो प्लस लगाओ किस पे, माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस सी पे, तो ये आएगा कितना, सी आएगा। सॉरी, एम आई राइट? नहीं। ओके, तो इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। पहले एफ डैश एक्स निकाल लेते हैं। एफ डैश एक्स इज वन माइनस सी अपॉन एक्स स्क्वायर, तो एफ डैश ऑफ वन अपॉन एक्स इज वन माइनस सी एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से कर लिया क्योंकि वहाँ से थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा था। ओके, सो आई कैन सी एफ डैश वन अपॉन एक्स। अब लिमिट इसमें लगाओ, लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो प्लस वन माइनस सी एक्स स्क्वायर, ये तो वन आ रहा है। अच्छा, वन आ रहा है, दिस मीन्स ऑप्शन नंबर वन सही है। ऑप्शन नंबर टू देखो, x इंटू एफ ऑफ वन अपॉन एक्स, एफ ऑफ वन अपॉन एक्स का मतलब वन अपॉन एक्स प्लस सी एक्स, तो दिस इज़ वन प्लस सी एक्स स्क्वायर। अब लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो लगाओगे तो ये तो वन आएगा, इन्होंने टू दिया है तो ये तो गलत हो गया। सिमिलरली एक्स स्क्वायर इंटू एफ डैश एक्स, एक्स स्क्वायर इंटू एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स तो निकाला था हमने, कितना आया था, वन माइनस सी अपॉन एक्स स्क्वायर, तो ये अल्टीमेटली कितना आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस सी। अब इसमें लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो लगाओगे तो ये तो माइनस सी आएगा, एंड सी इज़ नॉट इक्वल टू जीरो, तो ये वाला ऑप्शन तो गलत हो गया। ओके, देन इन्होंने बोला है एफ एक्स का मॉड इज लेस देन इक्वल टू टू। ऐसा कभी होता है थोड़ी ना, देखो अगर एक्स ग्रेटर देन इक्वल ये है तो तुम सिंपल सी बात सोचो कि भैया सिंस ये पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो आई कैन से अगर मैं देखो एक्स टेंडिंग टू जीरो प्लस ही लो, जीरो प्लस पे ये जीरो, एंड ये प्लस माइनस कुछ इन्फिनिटी को जा रहा है ना, या तो क्योंकि डिपेंडिंग अपॉन सी हमारा पॉजिटिव है तो ये प्लस इन्फिनिटी को जाएगा, सी हमारा नेगेटिव है तो ये माइनस इन्फिनिटी को जाएगा, तो उसका मॉडुलस बेसिकली इन्फिनिटी को जाएगा ना, तो मॉडुलस उन्होंने बोला है दो से छोटा होगा, तो ऐसा तो पॉसिबल होगा ही नहीं, तो ये ऑप्शन तो ऐसे ही कट गया। तो ये ईजी क्वेश्चन था, ये बच्चों ने कर लिया होगा। ठीक है, ओके, अगला क्वेश्चन फिर से लेंदी क्वेश्चन एंड टफ क्वेश्चन। ठीक है, मैट्रिक्स का है, सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ बच्चे मिस्टेक क्या करते हैं, मेनली बच्चे पूरा का पूरा सॉल्व करने में लग जाएंगे इस क्वेश्चन में। देखते हैं क्या है मतलब मीनिंग। बेसिकली यहाँ पे एक मैट्रिक्स गिवन है जिसका नाम उन्होंने पी दिया है। ठीक है, अब पी में एक अननोन है विच इज अल्फ़ा। ठीक है, अब उन्होंने बोला अल्फ़ा कोई भी एक रियल नंबर है। ओके, अब उन्होंने बोला है एक और मैट्रिक्स है क्यू के बारे में उन्होंने कुछ भी नहीं बताया अभी, बस बोला है कि एक मैट्रिक्स है क्यू। ठीक है, सच दैट पी क्यू इज इक्वल टू के इंटू आई, और के क्या है, के एक कॉन्स्टेंट है विच इज़ नॉट इक्वल टू जीरो। उन्होंने ये चीज़ दे दिया कि के रियल नंबर तो हो सकता है तो के जीरो भी नहीं हो सकता है। ठीक है, अब ये वाला जो इक्वेशन है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अब यहाँ पे बच्चे फंसेंगे। ठीक है, देखना आगे क्या बोला गया, वेयर आई इज़ आइडेंटिटी मैट्रिक्स, वो तो सबको पता है, नहीं भी बताते तो हम लोग वही सोचते। ठीक है, अब उन्होंने बोला है क्यू मैट्रिक्स के बारे में मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा, लेकिन आई कैन से कि क्यू का 2/3 पोजीशन का मतलब तुम्हें पता है ना, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, मतलब यहाँ वाला जो एलिमेंट है क्यू का वो एग्जैक्टली माइनस के अपॉन 8 के बराबर है। ओके, एक और चीज़ उन्होंने बताया कि क्यू मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट निकालोगे ना वो के स्क्वायर बाय 2 के बराबर है। देन उन्होंने 4 ऑप्शन पूछ दिए कि भैया बताओ ये अल्फ़ा की वैल्यू क्या होगी, के की वैल्यू क्या होगी, उसके बेसिस पे ये आ जाएगा, अल्फ़ा और के आ जाएगा तो ये तो आ ही जाएगा ना वैल्यू डाल के। ओके, उसके बाद उन्होंने फिर पूछा है डिटर्मिनेंट ऑफ पी क्यू एडजॉइंट, ये वो, तो बेसिकली क्यू जब तक नहीं पता रहेगा डिटर्मिनेंट कैसे निकालोगे, है ना। ठीक है भैया, तो ऐसे सोचो कि अगर तुम्हें डिटर्मिनेंट ऑफ क्यू निकालना है तो के चाहिए होगा, तो बेसिकली सारा फंडा यहीं पे आकर अटकता है कि हाउ टू फाइंड अल्फ़ा एंड के। अब अल्फ़ा एंड के निकालने के लिए एक इक्वेशन दिया है,
अब यहाँ पे बच्चे थोड़ा सा मिस्टेक क्या करते हैं, पी उनको पता है, क्यू वो लोग रैंडम मान लेते हैं। अब तुम 9 वेरिएबल का अगर कोई मैट्रिक्स मानोगे, 9 वेरिएबल कैसे सॉल्व करोगे, फर्स्ट जाओगे, ठीक है, 9 इक्वेशंस आएंगे, उसको सॉल्व करते बैठोगे, वहाँ से क्यू मैट्रिक्स निकालोगे, क्यू मैट्रिक्स निकालोगे तो के आएगा। इतना मेहनत क्यों करना। तुम इस इक्वेशन को ध्यान से थोड़ा समझो तो, पी एक मैट्रिक्स है, क्यू एक मैट्रिक्स है, कांस्टेंट इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। मुझे पी पता है ना, तो मैं पी को पी ही रहने देता हूँ। पी के साथ मैं कुछ खिलवाड़ नहीं करूँगा, क्यों, क्योंकि आई नो पी। अब ऐसा तो होगा नहीं क्यू से दोनों साइड डिवाइड कर दिया, लेकिन मैट्रिक्स से दोनों साइड डिवाइड नहीं करेंगे, लेकिन वी कैन डिवाइड बाय ए कांस्टेंट, है ना। एक कांस्टेंट से तो दोनों साइड डिवाइड कर ही सकते हैं ना, तो कर दिया। तो वहाँ से आ गया क्यू अपन के इज इक्वल टू आई। अब इस चीज़ को ध्यान से देखना, एक मैट्रिक्स है क्यू अपन के, दूसरा मैट्रिक्स है क्यू अपन के, एंड दूसरा मैट्रिक्स है पी। तो एक मैट्रिक्स इंटू दूसरा मैट्रिक्स इज इक्वल टू आई। दिस मीन्स व्हाट, एक मैट्रिक्स इंटू दूसरा मैट्रिक्स इज इक्वल टू, उन्होंने आई दिया है, इसका मतलब क्या है कि ए एंड बी आर इनवर्स ऑफ ईच अदर, है ना। ए का इन्वर्स बी है, बी का इन्वर्स ए है, ऐसा बोल सकते, हाँ, ओके। तो दिस मीन्स कि Q अपॉन K एक मैट्रिक्स है, वो है इन्वर्स ऑफ P। अच्छा, तो P इन्वर्स निकाल ले डायरेक्टली, हाँ। तो सबसे पहला दिमाग तो तुम्हें ये लगाना था कि भाई ये है। अब यहाँ पे भी देखो, चालाकी देखो, Q अपॉन K इज इक्वल टू P इन्वर्स, तुमने समझ लिया। अब तुम बोलोगे यार मुझे तो P पता है, तो आई कैन फाइंड आउट P इन्वर्स। P इन्वर्स क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ A, सॉरी एडजॉइंट ऑफ P डिवाइड बाय मॉड ऑफ P। सही बात है, निकाल देते हैं एडजॉइंट ऑफ P। लेकिन तुम सोचो एडजॉइंट ऑफ P निकालोगे, टाइम तो जाएगा। एडजॉइंट P क्या होता है, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स, है ना। तो दिस मीन्स P का पहले कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालना पड़ेगा, 9 कोफैक्टर्स निकालने पड़ेंगे, उसका ट्रांसपोज करोगे तब जाके एडजॉइंट P आएगा। एंड मॉडुलस P तो निकालना ही पड़ेगा, डेट इज डिटर्मिनेंट P। डिटर्मिनेंट P निकालना ही पड़ेगा, उसका कोई रास्ता नहीं है। तो वी कैन फाइंड डिटर्मिनेंट P विच इज 3 - 1 - 2, 3 - 1 - 2। तब तक इसका सोचोगे, इसको निकालना है या नहीं, है ना। 2 0 अल्फ़ा, 2 0 अल्फ़ा एंड 3 - 5 0। ये तो मुझे निकालना ही है, तो ये मैं निकाल लेता हूँ, इसका कोई सब्सटीट्यूशन तो है नहीं। तुम्हें डिटर्मिनेंट P तो निकालना ही पड़ेगा, ऑप्शंस पे भी यूज हो रहा है। ओके, सो दिस इज़ 3 एंड ये रो, ये कॉलम गया 0 माइनस प्लस 5 अल्फ़ा, ओके, माइनस प्लस 1, 2 इंटू 0 0 -3 अल्फ़ा, उसके बाद -2 -10, ओके। तो ये अल्टीमेटली आ गया 15 अल्फ़ा -3 अल्फ़ा प्लस 20, ठीक है। तो दिस इज़ 12 अल्फ़ा प्लस 20, ओके। तो 12 अल्फ़ा प्लस 20 आ गया डिटर्मिनेंट ऑफ P। तो डिटर्मिनेंट ऑफ P इज इक्वल टू 12 अल्फ़ा प्लस 20, इसको रख लेते हैं। अब देखो यार, मैं एडजॉइंट P नहीं निकालना चाह रहा हूँ, क्योंकि एडजॉइंट P में सारे एलिमेंट्स का मुझे यूज़ ही नहीं है। क्योंकि देखो भैया, अगर मुझे K पता चल जाता है ना, अगर मुझे K पता चल जाता है एंड अल्फ़ा पता चल जाता है, तो मेरा काम तो ऐसे ही बन जाएगा, ठीक है। तो K ही तो निकालना है, K के लिए अब इतना मेहनत क्यों करना, उन्होंने एक एलिमेंट दिया है ना बस, Q23, Q23, सोचो Q23 ये गिवन है। तो मैं क्या करूँगा, Q का सिर्फ यही एलिमेंट निकालूंगा। मतलब क्या है, एडजॉइंट P का सिर्फ वही वाला एलिमेंट निकालूंगा। अब एडजॉइंट P का सिर्फ वही वाला एलिमेंट निकालूंगा मतलब क्या होता है, तो तुम ऐसे सोचो, P का कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाओगे, P का कोफैक्टर मैट्रिक्स, कोफैक्टर ऑफ P, तो वो यहाँ पे जो आएगा C23 आएगा, है ना। एंड ये ऐसा आएगा C11, C12, C13, C21, C22, C23,
C31, C32, C33। जब इसका ट्रांसपोज लोगे तो पहला रो पहला कॉलम बनेगा, है ना, पहला रो पहला कॉलम बनेगा, तो C11, C12, C13। दूसरा रो दूसरा कॉलम बनेगा C21, C22, C23। एंड तीसरा रो तीसरा कॉलम बनेगा C31, C32, C33। दिस मीन्स हमारा जो एडजॉइंट पी आएगा वहाँ पे ये वाला जो एलिमेंट होगा Q23 के प्लेस पे वो C32 होगा। तो क्यों ना मैं डायरेक्टली C32 निकाल लूँ, सिर्फ C32 निकालूंगा तो क्या आ जाएगा ना, डायरेक्टली सोचो क्या आ जाएगा। हाँ, तो भाई C32 निकालो, C32 ऑफ P का C32 निकालना है, P का C32 निकालना है। तो 3 + 2 5, इसलिए माइनस आगे में, एंड 3 2 मतलब थर्ड रो सेकंड कॉलम। अब क्या करो, 3 अल्फ़ा माइनस माइनस +4, ये आएगा C32। इसका मतलब Q23 किसके बराबर होगा, तो एडजॉइंट ऑफ P जो कि ये होगा उस पोजीशन के लिए, डिवाइड करोगे उसको मॉड P से, तो बेसिकली -3 अल्फ़ा +4 को डिवाइड करोगे 12 अल्फ़ा +20 से, तो ये जो आएगा Q23 आएगा, है ना। अब Q23 कितना गिवन है, Q23 गिवन है -k/8, -k/8, ये ओवरऑल माइनस है, ठीक है। तो यहाँ से तो माइनस माइनस प्लस हो गया, एंड 4 × 3, 4 × 5, 2, तो यहाँ से आ गया 6 अल्फ़ा +8 = 3 अल्फ़ा +5, तो 3 अल्फ़ा -3, अल्फ़ा -1। ओके, तो अल्फ़ा -1 आ गया डायरेक्टली। एक चीज़ मुझे पता चल गया, अल्फ़ा -1। ओके, तो अभी अल्फ़ा पता चल गया, तो अब के कैसे निकाला जाए, ऐसे सोचो के कैसे निकाला जाए, क्योंकि के जब तक नहीं पता चलेगा कैसे होगा। के जो था वहाँ पे वो गया कहाँ, मैंने कुछ मिस्टेक किया है क्या। हाँ, हियर वी कैन सी, ये मिस्टेक है ना। तो 6 अल्फ़ा +8, यहाँ पे k/8, के चला जाएगा ना, क्योंकि Q/K इज़ द इनवर्स, Q/K इज़ द इनवर्स, मतलब वो जो इन्वर्स आया, कोफैक्टर आया -3 अल्फ़ा +4 डिवाइड बाई 12 अल्फ़ा +20, इसको, है ना, तो यहाँ से k तो गायब हो जाएगा, क्योंकि Q/K इज़ द इनवर्स ना, Q/K, तो Q23/K इज़ द इनवर्स, हमारा ये वैल्यू आया है। तो Q23 है k/8, तो ये अल्टीमेटली k से k कट गया, -1/8 आया। तो यहाँ से आई कैन से कि अल्फ़ा -1 आया, तो अल्फ़ा -1 आया। दिख रहा है तुम्हें लेवल ऑफ क्वेश्चन, अल्टीमेट लेवल है, ठीक है। तो अल्फ़ा -1 आ गया, -1 आ गया, तो अब k निकालना है मुझे। तो अब k निकालना है, तो हमने ये वाला इन्फॉर्मेशन तो यूज़ कर लिया है ना, हमारे पास p था, ये गिवन था, इसका भी यूज़ कर लिया हमने, वहाँ से हमने Q23 का भी यूज़ कर लिया। अब हमने एक इन्फॉर्मेशन यूज़ नहीं किया, विच इज़ डिटर्मिनेंट ऑफ Q। अब डिटर्मिनेंट ऑफ Q को ऐसे सोचा जाए कि आई कैन से कि P × Q/K इज़ I, P मल्टीप्लाइड बाय Q/K इज़ ए मैट्रिक्स इज़ इक्वल टू I। तो दोनों साइड अगर मैं डिटर्मिनेंट ले लूँ तो ये होगा, सो आई कैन से एक 1/K कांस्टेंट है, तो ये तो मॉड P मुझे पता है ऑलरेडी। यहाँ देखना, दिस इज़ मॉड Q एंड 1/K³ बोलेंगे ना, 1/K³। डिटर्मिनेंट क्योंकि 3×3 है तो K³ बाहर आएगा, इज़ इक्वल टू 1। अब देखो भैया, डिटर्मिनेंट P तो मुझे पता था, डिटर्मिनेंट P कितना है, 12 अल्फ़ा -12 +20, तो ये तो 8 है। ओके, तो दिस इज 8 × डिटर्मिनेंट Q। डिटर्मिनेंट Q उन्होंने क्वेश्चन में दे रखा है k² / 2,
इंटू 1/k³ इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से 2 इंटू 4 के स्क्वायर से इधर k कट गया, सो k इज इक्वल टू आ गया 4। तो वी हैव गॉट फाइनली अल्फा इज इक्वल टू -1 एंड k इज इक्वल टू 4। अब देखो भैया, अल्फा -1 k इज इक्वल टू 4, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए गलत। क्या ऑप्शन नंबर बी सही है? अल्फा -1 तो -4 माइनस k है 4 तो -4 प्लस 8 एकदम 0 आ रहा है। ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। ऑप्शन नंबर ए गलत, ऑप्शन नंबर बी। अब ऑप्शन नंबर सी को देखो, डिटर्मिनेंट ऑफ p इंटू एडजॉइंट q। ठीक है, तो दिस इज डिटर्मिनेंट p इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट q। अब डिटर्मिनेंट p तो मुझे पता है, डिटर्मिनेंट p अभी तुरंत निकाला 8। डिटर्मिनेंट q, अब देखो एडजॉइंट q तो निकालेंगे नहीं, एडजॉइंट हमें एक प्रॉपर्टी पढ़ाया जाता है विच इज़ एडजॉइंट a का डिटर्मिनेंट इज मॉड a का डिटर्मिनेंट पावर n-1, n इज द डिग्री। अब 3 क्रॉस 3 है तो a स्क्वायर, तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट q स्क्वायर, तो 8 इंटू डिटर्मिनेंट q स्क्वायर। डिटर्मिनेंट q कितना है? k स्क्वायर डेट इज 16/2, k स्क्वायर इज 16/2 डेट इज 8। अब 8 का स्क्वायर इज 64, तो ये अल्टीमेटली 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 6 विच इज़ 2 की पावर 9। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। सिमिलरली ऑप्शन नंबर डी भी निकाला जा सकता है, डिटर्मिनेंट q इंटू डिटर्मिनेंट p का स्क्वायर। डिटर्मिनेंट q कितना है? 8 है, डिटर्मिनेंट p का स्क्वायर 8 स्क्वायर 64, तो ये भी 2 टू द पावर 9 आना चाहिए, लेकिन ये 2 टू द पावर 13 गिवन है, तो ये रॉन्ग हो गया। आंसर बी एंड सी आ गया। तो तुम्हें दिखा k एंड अल्फा आ जाने के बाद तो क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व हो गया, लेकिन ये बहुत ही टफ क्वेश्चन था। क्यों? क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट, पूरा मैट्रिक्स चैप्टर ही एक तरीके से एक ही क्वेश्चन में यूज हो रहा था, तो बहुत कम बच्चों ने इसको सॉल्व किया होगा एग्जाम में। ठीक है, एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे इतना ज़्यादा कूल नहीं रहता है माइंड। तो तुम्हें प्रैक्टिस किस चीज़ का करना है कि भाई तुम्हें सब कुछ आता है और तुम्हें माइंड को कूल रखना है। कभी भी 100% बनाने के चक्कर में मत भागो कि भाई 20 क्वेश्चन गिवन है, 20 के 20 बनाने हैं मुझे, ऐसा नहीं है। तुम 20 गिवन है तो सबसे पहले 10 बनाने की कोशिश करो, एटलीस्ट सिलेक्शन इंश्योर करो पहले। अगर तुमने 10 क्वेश्चन सही कर दिए तो उससे फ़ायदा क्या हुआ? तुम्हें आईआईटी में कहीं ना कहीं सीट मिल जाएगा। नाउ इफ़ यू हैव टाइम तो क्या करो, अब बोनस 11वां सॉल्व करो, रैंक आगे बढ़ा, 12वां सॉल्व करो, रैंक और आगे बढ़ा, तो उसको यूटिलाइज करो इस तरीके से। ठीक है, तो रश में नहीं रहना है एग्जाम में, बिल्कुल स्ट्रैटेजी पहले से क्लियर रखना है और जाके आसानी से सॉल्व करना है। चलो अब इस क्वेश्चन को देखो, ये मल्टीपल एसओटी से है, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल से बहुत कम क्वेश्चन आता है जनरली, और कोचिंग वोचिंग में भी सबसे लास्ट में पढ़ाया जाता है। ये टॉपिक बोल दिया जाता है कि नहीं, तो और पढ़ाया भी जाता है तो बोल दिया साइन रूल, जो भी नॉर्मल बेसिक फार्मूले उन्हीं का यूज करना है। ठीक है, तो उसी टाइप का है कि इन ट्राइंगल एक्स वाई जेड। अब देखो ये लोग जान के पढ़ाते हैं, ए बी सी हमें सिखाया जाता है और ये लोग एक्स वाई जेड ले लेते हैं। एक्स वाई जेड बी द 3 लेंथ ऑफ द 3 साइड। तो मैं समझो कि एक्स वाई जेड, एक्स के सामने वाला एक्स, वाई के सामने वाला वाई, जेड के सामने वाला जेड। ओके, अपोजिट साइड्स। ठीक है, 2s इज इक्वल टू, ये तो पता ही है, सेमी सर्कल मतलब सेमी पैरीमीटर, 2s इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी होता है ना, तो यहाँ पे एक्स प्लस वाई प्लस जेड गिवन है। ओके, अब उन्होंने एक रिलेशन दिया, समथिंग इज इक्वल टू समथिंग इज इक्वल टू समथिंग एंड द एरिया ऑफ द इन सर्कल ऑफ द ट्राइंगल एक्स वाई जेड इज 8π/3। अब इन सर्कल का एरिया भाई वो तो πr स्क्वायर होता है, मान लेते हैं इन सर्कल का रेडियस आर है, तो πr स्क्वायर इज 8π/3, पाई से पाई कट गया, तो यहाँ से आर स्क्वायर आ गया 8/3, तो आर आ गया √8/3। नेगेटिव नहीं लेंगे क्योंकि आर नेगेटिव थोड़ी ना होगा। ओके, तो यहाँ से इन रेडियस आ गया यार, तो आर इज इक्वल टू डेल्टा अपन एस आता है। ठीक है, एक रिलेशन हमें पता है। अब आगे देखना कि ये जो रिलेशन है इसको कैसे यूज़ करें। इसको यूज करने के लिए तुम सोचो, मैथ्स में जब भी, मैं ये हमेशा बार बार बोलता हूँ, जब भी मैथ्स में समथिंग इज इक्वल टू समथिंग गिवन हो तो हमेशा ट्राई करना। ये 3D में भी हम लोग ये करते हैं, स्ट्रेट लाइन गिवन होता है समथिंग इसी फॉर्म में, तो बहुत बच्चे तो डर गए होंगे कि यार स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिख दिया, ऐसे कैसे 3D में ला दिया। ऐसा नहीं है, एक कंडीशन दिया है समथिंग इज इक्वल टू समथिंग, तुम्हें क्या करना होता है, उसको कांस्टेंट मान लेना होता है। मान लेते हैं, तो दिस मीन्स s माइनस एक्स और ये सब कांस्टेंट के बराबर, तो यहाँ से आई कैन से कि s माइनस एक्स किसके बराबर 4k, s माइनस वाई किसके बराबर 3k,
एंड एस माइनस जेड किसके बराबर, 2 के, है ना। हाँ, तो अब सबको अगर ऐड कर दूँ तो 3s माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9 के। एक्स प्लस वाई प्लस जेड तो मुझे पता है ना, 2s गिवन था, तो 3s माइनस 2s तो s आ गया। तो यहाँ से आई कैन से s इज इक्वल टू 4 के, सॉरी 9 के। ओके, s इज इक्वल टू 9 के, और r जो होता है वो डेल्टा अपन s होता है, तो r स्क्वायर होगा डेल्टा स्क्वायर अपन एस स्क्वायर। डेल्टा स्क्वायर होगा s इंटू एस माइनस एक्स इंटू एस माइनस वाई इंटू एस माइनस जेड का रूट का स्क्वायर, तो रूट हट गया, डिवाइड बाई एस स्क्वायर, एस से एस कट गया, तो ये तो आ गया एस माइनस एक्स से 4 के, एस माइनस वाई 3 के, एस माइनस जेड 2 के, डिवाइडेड बाई एस विच इज़ 9 के। तो यहाँ से क्या आ रहा है भाई, देखना, 3 इंटू 3, तो ये 8/3 के स्क्वायर आ गया, आर स्क्वायर। अब देखो आर स्क्वायर आया कितना था, 8/3 आया था, तो के स्क्वायर भाई 1 आ गया, के स्क्वायर 1 आ गया, दिस मीन्स के कितना आ गया, प्लस माइनस 1 नहीं, सिर्फ 1। क्यों, अगर प्लस माइनस 1 ले लेंगे तो एस माइनस एक्स कभी नेगेटिव होगा, तुम खुद सोचो, एस माइनस एक्स कभी नेगेटिव होगा, नहीं होगा ना। तो यहाँ से आ गया के इज इक्वल टू 1। अब के इज इक्वल टू 1 ले लिया तो आ गया ना सब कुछ। एस माइनस एक्स कितना आ गया 4, एस माइनस वाई कितना आ गया 3, एस माइनस जेड कितना आ गया 2, एस कितना आ गया 9, तो वहाँ से एक्स कितना आ गया 9 माइनस 4 5, वाई कितना आ गया 9 माइनस 3 6, जेड कितना आ गया 9 माइनस 2 7। तो हमारे पास एक्स पता है, वाई पता है, जेड पता है, एस पता है, एंड एस माइनस एक्स, एस माइनस वाई, एस माइनस जेड, अब सब कुछ पता है, पूरा ट्राइंगल का हर चीज़ पता है। ओके, एंड इन रेडियस भी पता है अगर यूज हो जाए तो, ठीक है। तो अब क्वेश्चन पे आते हैं, एरिया ऑफ द ट्राइंगल एक्स वाई जेड। एरिया ऑफ द ट्राइंगल तो यहीं से आ जाएगा, आर इज इक्वल टू डेल्टा अपॉन एस, तो डेल्टा इज इक्वल टू आर इंटू एस। आर कितना है, रूट अंडर 8/3, एस कितना है 9, तो ये कितना आ रहा है देखो, रूट अंडर 8/9 इंटू 9 अपॉन 3, 3 इंटू 3, तो ये आ गया, देखना 24, 3 इंटू रूट 24, तो ये अल्टीमेटली आ गया 3 इंटू 2 इंटू रूट 6, 6 रूट 6, 6 रूट 6 गिवन है क्या, आंसर सही। अब नेक्स्ट देखो भाई, रेडियस ऑफ द सर्कम सर्कल। रेडियस ऑफ द सर्कम सर्कल का एक फॉर्मूला रटवाया जाता है ना, रटवाया जाता है, कैपिटल आर इज इक्वल टू ए बी सी अपॉन 4 डेल्टा। याद करो, ए बी सी की जगह यहाँ पे क्या है, एक्स वाई जेड अपॉन 4 डेल्टा। क्या तुम्हें डेल्टा पता है, बोलेंगे हाँ ऑप्शन नंबर ए वही निकाला था, तो आई कैन सी मेरे पास डेल्टा पता है मुझे, अगर तो एक्स वाई जेड भी पता है क्या तुम्हें, हाँ, तो कैपिटल आर इज इक्वल टू एक्स वाई जेड 5 इंटू 6 इंटू 7 डिवाइड बाई 4 इंटू डेल्टा, डेल्टा इज 6 रूट 6। बताओ कितना आंसर आ रहा है, 6 से 6 कट गया, एंड दिस इज 35 डिवाइड बाई 4 रूट 6, तो ये आ रहा है 35 डिवाइड बाई 4 रूट 6, तो 35 डिवाइड बाई 4 रूट 6 आया। अगर रूट 6 से मल्टीप्लाई भी किया जाए तो ये 24 आ जाएगा यहाँ पे, ना कि 6 आएगा, तो ऑप्शन नंबर बी रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन a/2 साइन b/2 साइन c/2। देखो यार यहाँ पे पूरा फार्मूला का गेम है। अब तुम या तो हाफ एंगल फार्मूला लगाओ, बहुत बच्चे ऐसा कर सकते हैं, साइन x/2 अलग से निकाल लिया हाफ एंगल फार्मूला से, साइन y/2 निकाल लिया, साइन z/2 निकाल लिया, एंड तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया, अल्टीमेटली आंसर आ गया। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका है कि भाई वो वाला फार्मूला अगर याद है तुम्हें, स्मॉल r इज इक्वल टू 4r इंटू साइन a/2 साइन b/2 साइन c/2, तो यहाँ साइन x/2 साइन y/2 साइन z/2, ठीक है। r इज इक्वल टू स्मॉल r इज इक्वल टू 4r इंटू साइन x/2 साइन y/2 साइन z/2, ठीक है। तो सिंपल सी बात सोचो भैया, स्मॉल आर तुम्हें पता है क्या, बोलेंगे हाँ रूट अंडर 8/3 आया था, 4 इंटू कैपिटल आर
निकाला था अभी, 35/4√6 इज इक्वल टू इंटू जो चाहिए वही। तो यहाँ से देख लो भैया आप, देख लो कितना आंसर आ रहा है। आई कैन से ये 2√2 है डिवाइड बाय √3 है इज इक्वल टू 4 इंटू 35 डिवाइड बाय 4√6 इंटू जो चाहिए वो। तो यहाँ से कैंसिल करो, 2 इंटू 2 जाएगा एंड इधर से √3√2 जाएगा, √2 मल्टीप्लाई होके 2 बन जाएगा, 2 इंटू 4 8 बन जाएगा, 8/35। अच्छा एक और 2 है ना, तो 4/35, ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू दिस, तो 4/35, एक तो यहाँ से कैंसिल आउट होगा, तो 4/35 आंसर ये सही है। नेक्स्ट डी वाला ऑप्शन, साइन स्क्वायर x प्लस वाई बाई टू। अब हमें पता है ना x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री है, या फिर पाई बोल दो। तो x प्लस वाई जो होगा पाई माइनस जेड होगा बाई टू होगा, तो पाई बाई टू माइनस जेड बाई टू। तो ये डायरेक्टली साइन स्क्वायर पाई बाई टू माइनस जेड बाई टू लिखा हुआ है, विच इज़ कॉस स्क्वायर जेड बाई टू। अब कॉस स्क्वायर जेड बाई टू, यहाँ पे तो कोई फार्मूला नहीं है, बस हाफ एंगल फार्मूला ही है। कॉस स्क्वायर जेड बाई टू है ना, कॉस स्क्वायर जेड बाई टू को ऐसे देखो, 1 प्लस कॉस जेड है ना बाई टू, 1 प्लस कॉस। अगर तुम्हें हाफ एंगल फार्मूला पता है तो डायरेक्टली तुम अप्लाई करोगे, है ना। कॉस जेड बाई टू तुम्हें पता है तो तुम कॉस जेड बाई टू निकाल लोगे, या नहीं तो उसका स्क्वायर कर दोगे, यानी तुम ऐसे बोलो कि 1 प्लस कॉस जेड बाई टू एंड दिस इज 1/2 प्लस 1/2 इंटू कॉस जेड। कॉस जेड इज देखो ना एक्स वाई जेड, तो एक्स वाई जेड, तो कॉस जेड इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर डिवाइड बाय 2xy। ये तो 1/2 प्लस 1/2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर सब डालोगे तो तुम्हें दिखेगा कि एग्जैक्टली सेम आंसर आ गया, ठीक है। तो ये भी आंसर सही हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग सेक्शन 2 का आधा पार्ट कर चुके हैं, कुछ 4 क्वेश्चन किया हमने, बहुत टाइम लगा, हमें दिखा कि मल्टीपल करेक्ट जो है बहुत ही डिफिकल्ट था, बहुत टाइम लगा, लेकिन हमने 4 क्वेश्चन सॉल्व किए और 4 क्वेश्चन बचे हुए जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहो, मचाते रहो, ऑल द बेस्ट।